नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग अप्रोच, मेथड्स और टेक्निक्स। ये हमारे बीएड में, सीटेट में और स्टेट्स के सारे जो टीचिंग के एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें सभी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है टीचिंग से रिलेटेड। मैंने हिंदी में भी इसमें सारे पूरे वीडियो में मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, जो इंग्लिश में है जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो आप उनसे भी समझ सकते हो। आप इनको पढ़ पढ़ के भी देख सकते हो, बाकी मैं जो बकबक कर रहा हूँ वो भी सुन सकते हो, तो थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टीचिंग अप्रोच हमारी क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। एक तो सबसे पहले आप जो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम देख रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड है। तो आप अपने को एक टीचर के तौर पे देख के समझना, मतलब कि आप उनको अपने आप को विजुलाइज करो, आप एक टीचर हो, और फिर उसके बाद आप क्या इसमें से अपनाओगे अपनी टीचिंग में। ये टीचिंग अप्रोच है, टीचिंग के मेथड है और टेक्निक है। यानी आप क्लासरूम में घुस रहे हो तो आपकी टीचिंग की अप्रोच क्या आप रखना चाहते हो, क्या मेथड अपनाना चाहते हो, और क्या तकनीकी आप अपना के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। यही तो है ना ये। इसी चीज के बारे में हमें इनके डिफरेंस समझने हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है, तीनों को कैसे अप्लाई करेंगे हम, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम पूरा ये समझेंगे पूरा। तो अप्रोच का मतलब हो गया ये हमारी खुद की फिलॉसफी, हमारा खुद का व्यू, हमारा दर्शन, मतलब जैसे हिंदी में लिखा हुआ है कि मतलब हम कैसे पढ़ाना चाहते हैं, हमारा एक खुद का आइडिया वो हम लेके जाते हैं कि हाँ भाई मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा। सारे एग्जांपल्स अभी मैं बताऊंगा कि अप्रोच कौन कौन सी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं ले लेता हूँ, टीचर सेंट्रिक अप्रोच। यानी कि मतलब आप पढ़ाना चाहते हो एकदम टीचर सेंट्रिक होके, कि मतलब टीचर ही बॉस हो क्लास में, बच्चों का एक्टिविटी कम हो, है ना। तो आप उस तरीके से पढ़ाओगे तो आपकी अप्रोच आपने टीचर सेंट्रिक बना ली। आप जाओगे ब्लैक बोर्ड पे लिखने लग जाओगे, पूरा एक चैप्टर एक्सप्लेन करोगे, बच्चे सुनेंगे समझेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे बाद में, वहां क्लास में उनकी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। तो उसी हिसाब से फिर आप उसमें मेथड कौन से अपनाओगे, यानी किस तरीके से। तो आप टीचर सेंट्रिक में क्या कर रहे हो, ब्लैक बोर्ड का आप यूज कर रहे हो, आप बुक्स का यूज कर रहे हो, डायरेक्ट आप बोल रहे हो, कोई एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अप्रोच लेके जाओगे उसी से रिलेटेड उसके अंदर आप मेथड अपनाओगे, और फिर उसके अंदर कौन सी टेक्निक आप कर रहे हो वो, तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चीजें हैं। तो यह एक तरीके से हम टीचर अप्रोच को क्या कह सकते हैं, अप्रोच की हम डेफिनेशन देख रहे हैं, तो आपको डेफिनेशन में सिंपल आप ये कह सकते हो कि एक एक पर्सनल फिलोसफी टीचर की, ठीक है, या फिर एक पर्सनल आइडिया, पढ़ाने जाने के लिए एक पर्सनल आइडिया, ठीक है, कि हम कैसे पढ़ाना चाहते हैं वो एक हमारा विचारों का समूह है, उसे कहते हैं अप्रोच। ठीक है, आगे चलें। तो अप्रोच कौन कौन सी हो सकती है, जो मैंने आपको बताया, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर सेंटर्ड में यानी जो लर्न कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सेंटर में रख के हमारी अप्रोच हो, कि भाई मैं तो देखो ऐसे पढ़ाता हूँ। हर आदमी, हर टीचर का एक अलग अलग अप्रोच होती है, उसे लगता है कि बेस्ट अप्रोच कौन सी है। आप अप्रोच आप कोई भी इनमें से यूज कर सकते हो। इंटरेक्टिव अप्रोच है, डायरेक्ट टीचिंग है, इनडायरेक्ट टीचिंग है, ऐसे बहुत सारी अप्रोच है, हम सारी आगे चल के देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है, नाम से बहुत क्लियर है एकदम, कि टीचर सेंटर में है, यानी टीचर ही इंपॉर्टेंट है क्लास में। वो अपने हिसाब से पूरा अपने जो उसके रिलायबल सोर्स हैं, उसकी बुक है, उनको पढ़ा रहा है। तो इसको हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच बोलते हैं। आप इसमें कितना भी लिख सकते हो कि टीचर ही अपने दिमाग से पढ़ाता है, और लर्नर्स का ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है, उनको बीच बीच में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, एक टॉपिक लेके आता है, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। उसके बाद होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। इसमें क्या करा जाता है, सीखने वाला है, यानी जो बच्चा है, जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उनका भी बहुत सारा योगदान होता है उस क्लास में, ठीक है। तो आप ऐसे अगर पढ़ाना चाहते हो तो ये वाली अप्रोच ले सकते हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो अभी आगे हम जब इनके बहुत सारी डीप में जाएंगे और पूरा समझेंगे, तब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे कि क्या क्या आ सकते हैं। तो लर्नर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है यहाँ पे। टीचर क्या करता है, लर्नर लर्नर है जो कि स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को एक रिसोर्स के जैसे यूज करता है, कि उसे क्या आता है। एक टीचर एक बच्चे को खड़ा कर दिया, हाँ भाई, और टॉपिक वो उनको बता रहा है, स्पेस रिसर्च के बारे में मान लो पढ़ा रहा है, या इंग्लिश के बारे में पढ़ा रहा है, तो एक स्टूडेंट को खड़ा होकर बताएगा, हाँ तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। एक्टिविटी कराई कुछ उनको, और बोर्ड पे लिखने को बोल दिया कि चलो हाँ तुम्हें जो आता है यहाँ लिखो, एक्टिविटी करवा दी, ऐसे करके होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। उसके बाद तीसरी है हमारी इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव और ज्यादा डीप। लर्नर सेंटर्ड मींस है तो स्टूडेंट हमारा सेंटर में, मेन उसको हम रख रहे हैं, पर इंटरएक्टिव अप्रोच में, इसमें नाम से आपको क्लियर लग रहा है कि इंटरएक्टिव, यानी मतलब
इंटरेक्ट कर रहे हैं अपन, बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं। तो ये मतलब एक तरीके से लर्नर हमारी जो थी ये लर्नर सेंटर्ड थी, इससे थोड़ा एक कदम और बढ़ जाते हैं अपन, है लर्नर सेंटर्ड का ही, इससे और ज्यादा थोड़ी इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, छात्रों को आपस में बातचीत कराना, उनकी आपस में डिबेट कराना। तो अब ये मेथड वगैरह देखेंगे अपन, तो उसमें बताएंगे कि हाँ ये तो हम अप्रोच समझ रहे हैं कि अप्रोच क्या है। अब इस अप्रोच को हम कैसे यूज करेंगे क्लासरूम में जाके, वो मेथड होगा, ठीक है ना, यानी किस तरीके से, जैसे कि डिबेट कराना है, जैसे कि उनको गेम खिलाना, जैसे कि अंतराक्षरी करा दी, उसी उससे रिलेटेड कोई मतलब क्विज करा दी वहां पे, ये चीजें हो गई। रोल प्ले करा दिया कि हाँ भाई तुम चलो एक डॉक्टर बन जाओ, तुम एक मरीज बन जाओ, और आपस में मतलब कि रोल प्ले कर रहे हो, मरीज आया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इंग्लिश में बातचीत करो, तुम क्या करोगे। तो वो एक मेथड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम अप्रोच देख रहे हैं, ध्यान रखना, मैं इसलिए मैं बीच बीच में बता रहा हूँ मेथड और अप्रोच में डिफरेंस क्या है। अप्रोच सिर्फ एक आइडिया की बात कर रहे हैं कि हम किस आइडिया से अंदर जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन की बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम अप्रोच में, इस अप्रोच से हम क्या करेंगे, शिक्षक कम बातचीत करेगा, छात्रों को अन्य छात्रों के साथ आपस में इंटरेक्शन ज्यादा करवाया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि ये ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आपस में करवाई जाती है, स्टूडेंट्स आपस ज्यादा करते हैं, वो होता है हमारा इस अप्रोच का नाम। और ये अगला है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी जो कंस्ट्रक्ट करना है, यानी मतलब और ज्यादा, उससे एक कदम और आगे हम बढ़ गए। एक तरीके से कंस्ट्रक्ट यानी होता है ना निर्माण करना, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी बहुत ज्यादा मतलब कि गेमिंग वगैरह करवा दी हमने, यानी उसके अंदर ज्यादा मतलब हमने एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर दी, उनको हमने कोई बड़े प्रोजेक्ट बनवा दिया, उनके एक्सपीरियंसेस से, उनकी हमें कोई, आजकल हम इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं, यूट्यूब का भी यूज कर सकते हैं वहां पे पढ़ाते समय, और ज्यादा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हम अपना सकते हैं उनको सिखाने के लिए, बहुत ज्यादा एक्टिविटी वाली ये अप्रोच होती है, ठीक है। फिर उसके बाद होती है डायरेक्ट टीचिंग। ये सिंपल है एकदम, शिक्षक जो भी पढ़ाता है उसे सीधे बताता है या प्रदर्शित करता है, सीधा एकदम डेमोन्स्ट्रेट करता है। मतलब जैसे कि हमने पहली वाली देखी थी, जो ए वाली थी हमारी, क्या नाम, टीचर सेंटर्ड, एक अप्रोच है जिसमें टीचर सेंटर में होता है। इसका एक तरीके से एक आइडिया क्या है कि हाँ टीचर सेंटर में है और ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है। उसी तरीके से डायरेक्ट टीचिंग अप्रोच है, टीचर पढ़ाता है, दिखाता है, उनको प्रदर्शित करता है। तो इसमें डायरेक्ट टीचिंग में क्या होता है कि वो एक्टिविटीज भी यूज करता है टीचर, डिफरेंस है उससे थोड़ा सा, कि वो डेमोन्स्ट्रेट करता है थोड़ा सा उनको पढ़ाने के लिए, और ज्यादा एक्टिविटी की हेल्प लेता है, पर उसमें वो डायरेक्ट टीचर ही करता है, वो चीजें नहीं अप्लाई करता है चीजें डायरेक्ट, बट होती डायरेक्ट टीचिंग ये, टीचर इसमें सेंटर में रहता है। उसके बाद इनडायरेक्ट टीचिंग में देखो, एक थोड़ी सी अलग अप्रोच है, शिक्षक सीखने वाले को उनके मार्गदर्शन के साथ सीखने की प्रक्रिया में लगे रहने की अनुमति देकर सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। तो टीचर उनको फैसिलिटेट करता है बच्चों को लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस बाय अलाउइंग द लर्नर टू बी एंगेज्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। मतलब कुछ कर दिया कि मतलब कि हाँ चलो एक ऑडियो और वीडियो, कोई एक विजुअल वहां पे मूवी चला दी, कुछ एक मूवी के थ्रू बच्चे सीख लिए। जैसे मान लो भूगोल पढ़ा रहा है, तो भूगोल में हमने कोई ग्राफिक्स वगैरह कोई अच्छे से डाउनलोड करे, कोई मूवी, कोई एक रियलिस्टिक मूवी थी, या इतिहास के बारे में पढ़ा रहा है तो इतिहास की हमें हमें कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखी, जैसे चाणक्य एक सीरियल था 1991 का, तो उसमें एकदम ऐसा था कि मतलब रियलिस्टिक थे, उनमें ज्यादा तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं करी, जो लिबर्टी ले लेते हैं आजकल सीरियल्स वगैरह की, कुछ भी दिखाने लग जाते हैं, इतिहास को ही चेंज कर देते हैं, वैसा कुछ नहीं करा। तो वो उन्होंने एकदम अच्छी बोलचाल जो रिसर्च करी उसके ऊपर कि हाँ भाई कैसे बर्तन होते थे, कैसी जगह होती थी, बोलचाल कैसी होती थी, कपड़े कैसे होते थे उस समय, तो वो सारी चीजें रखी, तो उस हिसाब से बच्चों को वो मूवी दिखाई और उनको इनडायरेक्टली उनको गाइड करा उस, तो वो एक अप्रोच है कि इस तरीके से उनको उसके बारे में बताया, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर उनके क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता था पाटलिपुत्र में। तो ऐसी बातें इस तरीके से हम पढ़ाया जा सकता है। सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड अप्रोच, मतलब कि कोई सब्जेक्ट को सेंटर में रखते हैं, हमारा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को सेंटर में ना रख के सब्जेक्ट को सेंटर में रखा जाता है। अभी हमारी अप्रोच हम देख रहे थे, हाँ टीचर सेंटर है, वो स्टूडेंट सेंटर है, और उसमें एक्टिविटी, दोनों की अलग अलग अप्रोचेज हमने देखी। इसमें क्या है, हम सब्जेक्ट को टॉप पे रखते हैं, ना टीचर को ना स्टूडेंट को, सब्जेक्ट को टॉप पे रखते हैं, और उस सब्जेक्ट की जो डिमांड होती है उस हिसाब से हम अप्रोच लेते हैं। तो एक अलग टाइप की अप्रोच है, बहुत अच्छी है अप्रोच। इंटीग्रेटेड होती है, इंटीग्रेटेड मतलब समझते हो एकदम कैलकुलेट, मतलब कि जुड़ी हुई, शिक्षक और स्टूडेंट, मतलब एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी,
शिक्षक भी है इसमें, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी बोलते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल एकदम। हर तरीके की हम चीज इसमें लेके चलते हैं हमने, इंटीग्रेट करके। हाँ भाई, हम टीचर सेंटर भी रखेंगे, अगर लगता है कि मुझे लेक्चर देना है तो मैं ये करूंगा, और कोई एक्टिविटी करानी तो एक्टिविटी कराऊंगा, मुझे कुछ करना है मैं भी कर लूंगा, सब्जेक्ट को भी रख लूंगा। मतलब एक तरीके से एकदम ब्लेंडेड अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, खुद से काम करना है स्टूडेंट को, स्टूडेंट स्वयं कुछ करें, वो अपना प्रोजेक्ट बनाए, अपना वो मतलब एक तरीके से उसमें टीचर का एकदम, टीचर ऐसा करता है कि उनको टास्क दे देता है और टास्क देके वो अपने आपस में ही करते हैं, उसमें टीचर का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। एक तरीके से ऐसे हो जाता है जैसे ऑनलाइन क्लास, जैसे एक तरीके से उनको ऑनलाइन तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऑनलाइन में टीचर भी लेक्चर देता है, ऑनलाइन तो एक तरीके से टीचर सेंटर्ड ही हो जाता है। मगर एक तरीके से ऐसा है कि हमने एक हॉल में ले जाके बच्चों को बैठा दिया, एक लैब में जाके बैठा दिया, और लैब में जाके बच्चे कर रहे हैं, हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो एक तरीके से लेबोरेटरी जैसा हमने उन क्लासरूम को बना दिया, और वहां स्टूडेंट अपना खुद ही कर रहे हैं जो सीखना है उनको। ये कोलैबोरेटिव अप्रोच है, कोलैबोरेट करना मतलब टीम वर्क के जैसे, जैसे कि डिबेट टाइप का है ना। डिबेट एक मेथड हो गया, वो मेथड आप दूसरी अप्रोचेज में भी यूज कर सकते हो। और एक कोलैबोरेटिव एकदम एक तरीके से कोलैबोरेट करके पार्टनरशिप करके ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप सेक्शंस बना दिए आपने। क्लासरूम में 20 स्टूडेंट हैं, आपने 5-5 बच्चों को 4 ग्रुप बना दिए, और उसी हिसाब से वो बच्चे आपस में अपना वर्क कर रहे हैं, अपना एक दूसरे को टास्क दे रहे हैं। बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव हो सकती है अप्रोच, बहुत जबरदस्त हो सकती है। वो एक दूसरे की अपने डिबेट कर रहे हैं, अपनी बहस कर रहे हैं, इंग्लिश का लैंग्वेज का है या कोई दूसरे सब्जेक्ट का है, अपने एक दूसरे के लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं, एक दूसरे को डिफीट कर रहे हैं, एक दूसरे के नंबर आप ऐड करवा रहे हो। ये मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, पर ये एक अप्रोच है जो शानदार अप्रोच है। अब अगले बार ये देखिए, मैंने अप्रोचेज आपको पूरी क्लियर बता दी, ये जो हमारी सारी अप्रोचेज थी कि किस तरीके से हमारी अप्रोच हम कोई ले सकते हैं पढ़ाने के लिए। बाकी ये है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हो कि हाँ भाई अप्रोच होती क्या है, ये टाइप्स आप समझ सकते हो, और इन टाइप को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इनको एकदम उससे समझो, एकदम सीरीज से, कि सब टीचर आप क्लास में घुसे, यानी पहली टीचर सेंटर, दूसरी लर्नर सेंटर, तीसरी इंटरेक्टिव कि हाँ भाई इंटरेक्शन बढ़ा दिया, ऐसे करके। अगली कंस्ट्रक्टिविस्ट हो गई, यानी हम मतलब कुछ वहां पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिविस्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाली काम चीजें कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें अप्रोचेस को मतलब मन में आपके टीचिंग के एक विजुलाइज करो, और उस हिसाब से अप्रोचेस आप लिख के आ जाओगे। टाइप्स में ध्यान रखो, आप एक दो टाइप छूट भी जाता है तो इतनी बड़ी डील नहीं होगी, ठीक है। टाइप इससे बढ़ भी सकते हैं, छूट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हार्डकोर ये नहीं है कि हाँ शब्द भी यही हो इनके अप्रोचेस की, और ऐसा हो, आप अपने मन से लिख सकते हो इनके नाम, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोचेज हो गई। उसके बाद अब हम इंपॉर्टेंट बात अगले पे क्या चलते हैं कि इन अप्रोच के हिसाब से जब हम क्लासरूम में जा रहे हैं तो हम क्या मेथड अपनाएंगे, ठीक है ना। तो अब मेथड होता क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो विधि मतलब एक योजना, हमारा काम करने का एक तरीका, वो मेथड होता है। काम करने का आइडिया वो अप्रोच है, काम करने का तरीका वो मेथड है। और उस मेथड में कोई भी विरोधाभास नहीं होता, और ये सभी चयनित दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, यानी अप्रोच पर आधारित होते हैं। समझ में आ गया कि ये सभी हमारे मेथड हैं, वो हमारे डिपेंड करता है कि हम किस अप्रोच से जा रहे हैं, कौन सी अप्रोच के अंदर कौन सा मेथड आएगा। आप टीचर सेंटर्ड से जा रहे हो तो आप ग्रुप डिस्कशन थोड़ी करा सकते हो या क्विज, है ना। तो वो चीजें तो लर्नर सेंटर्ड में आएंगी या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट में आएंगी, है ना। तो एक तरीके से मेथड क्या हो गया, ये कुछ करने का एक व्यवस्थित तरीका है, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो उसका एक तरीका है। इंडक्टिव और डिडक्टिव आपने बहुत सुने होंगे, एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, आगम और निर्गम मेथड बोलते हैं इनको। और उसके बाद डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। एक तरीके से प्रोसीजरल, प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जा सकता है डायरेक्ट मेथड में। हर एक चीज पढ़ाते हैं, उसके बाद एक एग्जाम लेते हैं, उसके बाद एक टेस्ट होते हैं, और उसमें हम उन टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि वो बच्चे कहाँ पे हैं, क्या सीख सके हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या के बजाय कैसे हासिल करते हैं। कोई भी एक चीज पढ़ा रहे हैं हम, जैसे मैथ का कुछ पढ़ा रहे हैं, गुणनखंड है तो गुणनखंड क्या है, ठीक है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर चल के हम मतलब कि मतलब कि बच्चों को पढ़ा के और वो खत्म कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हम उनको एकदम अच्छे से एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल करवाते हैं। ये एक तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फैशन है। इट इंश्योर्स द लर्निंग ऑफ द एंटायर प्रोसीजर विद नो स्टेप मिस्ड।
इसमें कभी कोई स्टेप मिस नहीं करना है अपन को, पूरी तरीके से उनको स्टेप बाय स्टेप से हमें सिखाना है एक एक टॉपिक लेके, और फिर उनके एग्जाम्स, उनके हमें एग्जाम्पल्स करवाने हैं पूरा ऐसे करके। ये डायरेक्ट मेथड हमारा है ना। डायरेक्ट मेथड में और आगे समझते हैं क्या है, जैसे कि विज्ञान, गणित, संगीत और शारीरिक शिक्षा। जैसे ये पता है, जैसे मैंने बताया विज्ञान, गणित, संगीत, ये एक तरीके से प्रदर्शन आधारित विषय है। इस टेक्निक से द्वारा ये वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, हर जैसे कि हम बोलते हैं कि हर जगह एक ही अप्रोच काम नहीं कर सकती, ऐसे ही हर जगह एक ही मेथड काम नहीं करता। आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो उसमें प्रदर्शन आधारित नहीं होता। हिस्ट्री में अपन एग्जाम्पल्स की संभावना बहुत कम होती है ना, आप उनको पढ़ाते हो और वो बच्चे समझते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हिस्ट्री उनको पसंद आता है और उसको एक स्टोरी के जैसे पूरा समझते हैं। तो वो एक अलग चीज हो गई। मगर आप जब विज्ञान पढ़ाते हो या गणित पढ़ाते हो या संगीत पढ़ाते हो, तो संगीत ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने संगीत पढ़ा दिया और बच्चा गाना गाना सीख गया, नहीं ना। तो उसमें आपको क्या कराना पड़ेगा कि उनको सिखाना पड़ेगा, वो खुद बजाएं, जो भी वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, जो भी ऐसे गणित है, क्वेश्चंस आपको करने होंगे। क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया, मैंने बोला फैक्टर ऐसे होता है और आप समझ गए वाह यहाँ यार ये सच में ऐसे होता है, मगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो आप वो एक दिन में भूल जाओगे। इसके अंदर मतलब जो हमारे लेसन के ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यानी क्या होता है, उद्देश्य यानी गोल, यानी हमारे जो हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, वो एकदम सही तरीके से पूरा मापा जाता है कि हम जो चीज पढ़ा रहे हैं, जैसे हमने पढ़ाया, मान लो कुछ भी हमने पढ़ाया, एलसीएम पढ़ाया, तो एलसीएम का उद्देश्य क्या है। अब एलसीएम ऐसे तो है नहीं कि मैंने 2 नंबर दे दिया और उसका एलसीएम निकाल दिया। अभी भाई एलसीएम क्यों कर रहे हैं यार, कब आपको चाहिए होगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की यूज हो आपको, कि मतलब आप कैसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एलसीएम की आवश्यकता होगी, कैसे क्वेश्चंस होंगे आपको जब एचसीएफ की आवश्यकता होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। मतलब 10 10 20 30 ऐसे 3 बंडल रखे हुए हैं या 3 ढेर रखे हुए हैं एप्पल्स के, तो आपको पता लगाना होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनमें से, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में कॉमन है। एक 20 का, एक 30 का, एक 40 का है, तो कितना कौन सा नंबर, 20 एक ऐसा नंबर हो गया जो सब में है ना। तो ऐसे करके तो वो नंबर आपको क्यों निकाल रहे हो आप, तो वो एक तरीके से एकदम सही तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव हमारा बताया जाता है कि हमें ये नंबर इसलिए चाहिए होते हैं कि जब भी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए हो, यानी जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस हो जहां पे हमें एक कॉमन निकालना हो, तब हम ये चीज करते हैं। ठीक है, उद्देश्य हम ध्यान में रखते हैं जो हम चीज समझा रहे हैं उसका। और एक तरीके से यह वाली जो हमारी विद्या है, जो डायरेक्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं, इस डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक तरीके से नकल, ये देखो लिख रखा है, ये नकल के माध्यम से सीखने का एक रूप है। नकल मीन्स मतलब कि कॉपी करना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो पीछे जो कर रखा है, एग्जांपल्स देते हो तो ना, मैथ में देखो एग्जांपल्स होते हैं और एग्जांपल के आधार पे हम क्वेश्चंस करते हैं। विज्ञान में पहले के जो करे हुए प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों से हम समझते हैं। ठीक है, संगीत से हम समझते हैं पुराना चीजें देख देख के उन्होंने कैसे गाया, उन्होंने क्या करा। तो एक तरीके से एक बिहेवियरल, ठीक है, मॉडलिंग है, एक तरीके से व्यवहार की मॉडल है, किस तरीके से व्यवहार में वो आया है, एग्जीक्यूशन में कैसे आया, उसे एग्जीक्यूशन का एक रूप है जिसका उपयोग तथ्यों, सिद्धांतों और प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए किया जा सकता है। हम जो मेन मेन तथ्य हैं यानी मेन कॉन्सेप्ट्स, गणित में समझते हैं ना कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आप समझ लो आपको वो चीज समझ आ गई। आपको समझ आ गया अगर कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं और कैसे करनी है, तब जाके वो पूरा हो जाता है काम। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ऐसा हमें सीखना होता है। मैथ्स में ऐसा नहीं है आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए फिर आप कोई अनजान एक क्वेश्चन आए और आप कर लोगे, नहीं, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, जब तक आपको उसका तथ्य नहीं पता लगा कि हाँ भाई क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तब तक उसको करने का कोई औचित्य नहीं। तो ये है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में करने के लिए, जो डायरेक्ट मेथड अगर हम अपनाते हैं अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए, तो हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब कि कैसे हम कर सकते हैं कि सबसे पहले प्रोवाइड द रैशनल, मतलब औचित्य प्रदान करें, यानी जो चीज आप पढ़ा रहे हो उसको एक आप उसको बताओ कि इसका औचित्य क्या है। आप अगर मल्टीप्लाई बच्चों को सिखा रहे हो, छोटे बच्चों को, तो आप बताओ। आप क्या करते हैं, टीचर गए 10 और 3 बेटा मल्टीप्लाई करो, ये हासिल किया जबरदस्ती, बच्चा सोचता है कि कितनी घटिया चीज है। आपने देखा होगा कितने लोग जो बड़े बड़े समझदार लोग व्हाट्सएप पे जोक शेयर करेंगे या लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, अरे हमारी जिंदगी में फैक्टर का क्या यूज है, हमारी जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है। उनको पता ही नहीं है कि वो हर समय यूज है। एक कमरा आप बना रहे हो बिल्डिंग, तो क्या उसमें ट्रिग्नोमेट्री कोई एंगल
नहीं है क्या? बड़ा ब्रिज बनाओगे या कुछ बनेगा, इंजीनियरिंग कोई चीज बनेगी, कोई भी मशीन बनेगी, कोई काम होगा, वहां उसके बगैर हो जाएगा क्या वो? आपको पता होगा क्या? आप मतलब कि जो मेजरमेंट्स हैं उनका यूज नहीं होगा, नापतोल का उनका यूज नहीं होगा, एक एक चीज का जो आप पढ़ रहे हो वो यूज के कारण ही तो पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आगे उसका यूज करना है। हर एक चीज का आपको बच्चों को पढ़ाना है कि मल्टीप्लाई अगर सिखा रहे हो तो आप उसको बताओ मल्टीप्लाई का यूज क्या है बेटा। उसको पता होना चाहिए एडिशन का क्या यूज है। अगर उसे पता है कि हाँ एडिशन का ये यूज है, कि मैं पापा से 10 एप्पल लिए, मम्मी से 10 एप्पल लिए, तो वो जुड़ के 20 हो गए, तो वो जोड़ेगा ना, तो उसे पता लग जाएगा हाँ मैं जोड़ नहीं पाऊंगा तो कैसे बता पाऊंगा। ऐसे ही उसे मल्टीप्लाई में बताओ कि बेटा जब तुमने ऐसे ही 10 10 50 लोगों से हुए तो तुम कैसे जोड़ोगे, 10 10 50 बार लिखते रहोगे क्या? तो सीधा मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई का यूज है कि हम जल्दी से ऐड कर सकते हैं। तो वो औचित्य उसे बताना है, बच्चे को समझाना है कि क्या है, तब जाके आप ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो। डेमोन्स्ट्रेट करो उसकी स्किल को। जो क्वेश्चंस हैं, आपने 10 क्वेश्चंस दिए, सब बच्चों से क्वेश्चंस करवा रहे हो आप, और पता हो रहा है कि हाँ क्या है। आपने संगीत का दिया तो आपको उसकी क्लास हो रही है, उसका आप सुन रहे हो सबसे, सबका पता लग रहा है कौन बेस्ट है कौन नेक्स्ट है। ठीक है। चेक और समझने के लिए जांच करें, मतलब जांचों का मैंने बताया सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में एग्जाम, यानी आपने समझाया और फिर उसके बाद टेस्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। लर्निंग का जो देखो आकलन करना, और फिर उसके बाद हमें उनको एकदम जो महारत तक निर्देशित अभ्यास प्रदान करें। प्रैक्टिस मतलब कि जितने क्वेश्चंस आप करोगे, जैसे इंजीनियरिंग में या जो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखो वो कितने प्रश्न रोज सॉल्व करते हैं। वो ऐसे अपना एक टारगेट बनाते हैं कि हाँ मैं 100 प्रश्न रोज करूंगा। उतनी मास्टरी आपको हासिल होगी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्रिकेट में देखो, आप एक क्रिकेटर खेलने जा रहा है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करे रोज, जाके फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाएगा वहां पे जाके। ठीक है, क्योंकि उसका क्या होगा, उसका हाथ और आंखों का उसका और बॉडी का उसका रिफ्लेक्शन जाएगा नहीं। अब वो 10 दिन से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है और वहां गया, एकदम से बॉल आएगी और उसका शरीर उसके हिसाब से खुद वहां आगे चला जाएगा, फॉलो कर जाएगा उसका हाथ, उसका पैर, उसकी आंख। वो 1 मिली सेकंड का समय होता है जब बॉल टिप खाती है और उसके पास आती है। उस 1 मिली सेकंड में या उस 1 सेकंड में, आधे सेकंड में वो डिसाइड उसकी बॉडी खुद कर लेगी। तो वो होता है रिफ्लेक्शंस काम करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो के कहावतें कुछ ऐसी बनी हुई जहां वर्ड आ रखे हैं, हटने चाहिए ना। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हमारा है किस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, और उसके बाद है डायरेक्ट मेथड एग्जांपल्स, कि डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल्स कैसे हो सकते हैं। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप सैंपल लेशंस हमने दे दिए, वो एक डायरेक्ट मेथड का एग्जांपल है। स्टेप्स ऑफ मैस्लो हायरार्की आपने पढ़ी होगी, नीड्स के स्टेप्स बताए ना वैसे करके, वो भी तो स्टेप्स होते हैं, तो वो एक स्टेप्स का एग्जांपल है। मतलब हम ये बता रहे हैं कि स्टेप्स कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैस्लो हायरार्की के स्टेप हैं, जैसे अपन भोजन तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें हम एक स्टेप्स फॉलो करते हैं ना, कि पहले चूल्हा जला दिया, फिर उसके बाद बर्तन रख दिया, फिर उसमें तेल डाल दिया, कुछ भी कोई भी चीज बनाने का स्टेप हो गया। तो वो स्टेप हो गए राइटिंग लेटर, राइटिंग का स्टेप हो गया कि पहले हमें लेफ्ट अलाइनमेंट लेना है, ऊपर लिखना है रिगार्ड, मतलब कि रिस्पेक्ट या एड्रेस या डेट या जो भी है, तो वो एक स्टेप्स हैं। ये डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल है कि आप डायरेक्ट मेथड पे इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ा सकते हो, जैसे ये चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैस्लो के हम देख लेते हैं एक बार, हायरार्की क्या थी नीड्स की। ये देखिए हमारी जो स्टेप्स ऑफ मैस्लो हायरार्की है, जो स्टेप बाय स्टेप है ना, ये तो इसी तरीके से हमें पढ़ाना भी है, तो वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना है, ये है डायरेक्ट मेथड में। तो इस तरीके से, जैसे इसका ये सिद्धांत है, इसका टीचिंग से कोई संबंध नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कोई चीज कैसे हो सकती है। जैसे शारीरिक आवश्यकताएं हमारी, सुरक्षा की आवश्यकता हमारी, प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मबोध की आवश्यकता। तो ये नीड्स इस तरीके से दे रखी हैं। गणित की समस्याओं को हम सॉल्व करते हैं, उसका एक एल्गोरिदम है कि आपको ये करना है। पहले पहले आपको वेरिएबल्स लेने हैं, वेरिएबल्स को आपने क्या करना है, उस वेरिएबल में आपको वैल्यू निकालनी है उस वेरिएबल की, तो आपको एक एक वेरिएबल को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड उनकी वैल्यू ले जानी है, उनको कैलकुलेट करना है, धीरे धीरे उनको सॉल्व करते हुए आगे जाना है और अपने उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो जो कि आपको कहा गया हुआ था। तो ये एल्गोरिदम के रूप में कि हाँ भाई हर स्टेप में क्या होगा। एल्गोरिदम यानी होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये हमारे डायरेक्ट मेथड के एग्जांपल हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप
चरण दर चरण पढ़ा सकते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट मेथड। हमें क्या लाभ है डायरेक्ट मेथड के, कि एक तो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है, नीचे से हम एकदम लेके जो हमारी स्किल है जो उनको हाई लेवल पे हम पहुंचाते हैं एकदम बच्चों, टेस्ट करते रहते हैं, उनको बढ़ाते रहते हैं, उनका उनका हम एकदम लेवल बढ़ाते रहते हैं। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, शिक्षक को एक चीज का क्या ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट के पास एक बेसिक नॉलेज हो। अगर मान लो आप प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हो, आप अगर सी शार्प पढ़ा रहे हो, तो उस बच्चे को बेसिक सी की नॉलेज होनी चाहिए। या आप कोई भी जावा स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हो, तो एचटीएमएल की उसे नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट एचटीएमएल यू कैन नॉट गो टू द जावा स्क्रिप्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से जो बोलते हैं हम प्री रिक्विजिट, यानी प्री रिक्विजिट यानी प्राथमिक ज्ञान। तो जो ज्ञान, जो चीज आप पढ़ा रहे हो उससे पहले का उसे प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर उसे वो समझ ही नहीं आएगा, आप पढ़ाते रहो चाहे, और बकवास सारा वो बेकार हो जाएगा। और उसकी हानियां क्या है डायरेक्ट मेथड की, मतलब इसमें देखो टीचर की एक्टिविटी नहीं होती है, पहली चीज। ठीक है, और सुधार करने के लिए बहुत कम जगह होती है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक स्टूडेंट की कमियां पहले से पता लगा के और उनको सॉल्व करने के लिए अलग से कोई मतलब कि कोई प्रोसीजर अपना रहे हो। आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से चल रहे हो। उसमें कई बार वो बच्चे छूट जाते हैं जो ज्यादा पिक नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा, आप मैथ पढ़ा रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छूटते जाते हैं, उनको वो नीरस लगते रहता है, और वो खत्म, उनको जिंदगी भर यही कहते रहते हैं कि यार मैथ में पढ़ाई क्यों, इसका यूज ही क्या है जिंदगी में। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रत्यक्ष शिक्षण यदि अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दिया जाए तो ये भैया शिट में, ये तो बिल्कुल ही बर्बाद कर सकता है। कि डायरेक्ट टीचिंग में अगर हम अच्छे टीचर्स ना हो, अच्छे प्रशिक्षित टीचर ना हो, तो एकदम बच्चे बर्बाद हो सकते हैं। डायरेक्ट टीचिंग में स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है और वहां वो टीचर को ज्ञान ना हो, जैसे कि आपको पता है, और गवर्नमेंट स्कूल में कितने हाई लेवल हमारे टीचर्स सिलेक्ट होके जाते हैं, कितना हाई क्वालिफाइड एग्जाम निकालते हैं बेचारे, इतनी मेहनत करने के बाद सिलेक्ट होते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, मगर वहां कुछ कार्डों से, आपको पता ही है वो रीजंस आपको पता है, कि वहां ऐसे टीचर्स भी पहुंच जाते हैं जिनकी परसेंटेज, जो वो पास ही नहीं कर पाए। एक मैथ्स का एग्जाम जिन्होंने अगर टीईटी दिया या फिर और कोई जो क्वालिफिकेशन का एग्जाम दिया, वहां पता लग रहा है उनके 10 नंबर आए हैं, 10% मैथ के टीचर बन गए जाके। ये भगवान वो क्या पढ़ाएंगे वहां पे जाके। ऐसा कोई डॉक्टर बन जाए जिसको वहां कुछ करना ही नहीं आए, दवाई का उसे पता ही नहीं, तो वो मार डालेगा किसी को। तो ऐसी चीजें विनाशकारी होती हैं देश के लिए, समाज के लिए, जहाँ टीचर अप्रशिक्षित हो। वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा यार, वो उसको खुद पता नहीं है, वो जबरदस्ती वहां रटवा भी देगा जाके, वो नहीं नहीं पढ़ा सकता। वो ये सब उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे, उसे पता नहीं होता है कि कैसे पढ़ाना है, तो वो क्या पढ़ाएगा जाके। और इसमें बस एक चीज होती है डायरेक्ट मेथड में, कि स्टूडेंट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो थोड़ा पैसिव मोड में रहता है स्टूडेंट। ठीक है, अब अगले जो हमारा मेथड था, आपने देखा था डायरेक्ट मेथड था हमारा ये देखिए, उसके बाद इंडक्टिव था और डिडक्टिव था। तो इंडक्टिव मेथड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आगमन विधि। ठीक है, इसके अंदर शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम यानी हो गया लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक व्यस्त रहते हैं। इस प्रक्रिया में और क्या चीज होता है, क्योंकि इसका नाम है देखो आगमन विधि, और स्टार्ट हम वहां से करते हैं जहां से वो जानते थे, यानी मतलब उनको पहले से जो चीज पता है उसके आगे से हम फिर स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि हम स्टार्ट वहां से कर रहे हैं जो उन्हें आ रहा है। अगर उनको कोई चीज उनको एचटीएमएल आती है और फिर हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं उनको, तो हम एचटीएमएल की लास्ट एक तरीके से एचटीएमएल से स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, स्टार्ट में वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उन्हें एचटीएमएल आ रही है, उन्हें समझ आ रहा होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो ईजी है, जावा स्क्रिप्ट भी हमें आ जाएगी, तो वो आसानी से सीखते हैं। ये आगमन विधि का एक और यह हमारे शिक्षार्थियों के उच्च क्रम सोच कौशल के विकास में मदद करता है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके डेवलपमेंट में एक, उनके ऑर्डर में मदद करता है, वो एकदम लेवल उनका बढ़ता है। और आगमन विधि में एक और चीज है, इसमें कॉन्क्रीट डेटा उठाते हैं हम, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स और पूरा डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स हम उठा के उनको पढ़ाते हैं। और स्टार्ट हम वहां से करते हैं एक तरीके से, और समाप्त हमारा कहाँ होता है, एक तरीके से एब्स्ट्रक्शन पे, एक सार के साथ, एक कंक्लूजन के साथ उसे हम खत्म करते हैं। ठीक है, डेटा उठा के कि हाँ
एक एग्जाम्पल लिया, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हम आज के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो हम एक पीछे का उठाते हैं कि हाँ भाई ठोस डाटा हमारा पीछे का है, ये हमारा इतिहास था स्वर्णिम काल और ये ऐसे था और ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने यहाँ लोगों को मारा काटा, बिल्डिंगें नष्ट की, लोग मार डाले, और फिर उसके बाद पता लगा उनका धर्म परिवर्तन करा और पूरी देश में मतलब उनको लूटा खसोटा, धार्मिक प्रतिष्ठानों को तोड़ा, और फिर उसके बाद क्या करा, आज हम यहाँ पे हैं और इनके कारण ये है। ठीक है, तो पूरा एकदम डेटा उठा के हम कंस्ट्रक्टिव विधि से पूरा एकदम बताते हैं आगमन विधि के अंदर। और फिर उसके आगमन विधि के अंदर ही हम और देख रहे हैं, इसके लिए समय चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक लाइन बताने में मुझे कितना समय लगा, मुझे खुद लगा यार लंबा हो रहा है मगर इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से गए और आपने पढ़ा दिया, तो आपको पूरा बेसिक लेके आपको उनको समझाना है। आगमन मेथड के अंदर टीचर एक गाइड है हमारा, जैसे कि गाइड आपने देखा होगा, टूरिस्ट गाइड होते हैं, वो समझाते हैं जाके पूरा एक बिल्डिंग में ले जाते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में वो ले गए, मान लो आमेर फोर्ट पे हमारे ले गए और वहां जाके वो समझा रहे हैं कि ये किला था, और यहाँ ऐसे थे राजा भारमल रहते थे, ये थे राजा, फिर उन्होंने अकबर आया और उन्होंने ये करा वो करा, मतलब तो वो पूरा समझाता ना गाइड, तो वो इस तरीके से गाइड के जैसे पूरा समझाते हैं। शिक्षक पहले उदाहरण प्रदान करते हैं, फिर छात्रों को अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही जैसे कि शिक्षक पहले एक एग्जाम्पल देता है, फिर उसके बाद उनको अभ्यास करवाता है, उनको प्रैक्टिस करवाता है, और फिर उनसे नियम खुद बोलता है कि हाँ भाई अब बताओ, प्रैक्टिस तुमने करी, अब इसके तुम बताओ कि इसके रूल्स क्या हुए, क्या चीजें इसमें तुमने फिगर आउट की। रूल्स मतलब फिगर आउट क्या किया तुमने इसमें, तुम्हें कंक्लूजन क्या निकला कि भाई हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर अपन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, भाई कंक्लूजन क्या निकला कि क्या होना चाहिए कि ऐसा आगे ना हो भविष्य में, क्यों विदेशी आक्रमणकारी आए, क्या हमारी कमियां थी, क्या गलत हुआ, है ना, क्यों देश के टुकड़े हुए इतने समय बाद भी, आक्रमणकारी जब आए फिर उसके बाद इतने समय बाद भी, जब कुछ सब सही होने वाला था तब फिर टुकड़े हो गए तीन जो भी है, तो मतलब तो इन सब चीजों को फिर हम फिगर आउट कराते हैं। पैटर्न देखने के लिए और सामान्यीकरण पर आने के लिए, समान विश्लेषण करने के लिए जो हम उनकी क्या करते हैं, एकदम एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया, एनालिसिस करके, टू सी पैटर्न्स एंड एनालाइज द सेम ऑर्डर टू अराइव एट जनरलाइजेशन, मतलब हम सामान्यकरण करें, यानी कि सामान्य बात हम समझें, पूरी बात को एक हम जनरलाइज करके समझें, उसके लिए हमें एक एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए। हमें ये सोच के नहीं कि हाँ भाई कि हम क्या है, ऐसे अलग अलग करके सोच के नहीं, हम एक एनालिसिस करके हाँ क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, तो हम उसकी एनालिसिस करें, वो हमें इसमें चाहिए होती है आगमन मेथड में, एक तरीके से एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिसिस आप सही से जब भी कर सकते हो जब आप एकदम निष्पक्ष हो एकदम। आगमन विधि का यही पूरा एक सार है ना। फिर उसके बाद है जो इंडक्टिव मेथड है, इसके एग्जाम्पल क्या है, आगमन विधि के एग्जाम्पल क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा आप ले लो कि छात्रों को हमने बोला कि 0 से लेके 100 के बीच के सभी प्रमुख संख्याओं का पता लगाने के लिए कहें। प्रमुख संख्याओं का मतलब क्या होगा, इंग्लिश में देख लेना, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें किसी का भाग नहीं जाता उनके सिवाय, जैसे कि 3, 3 में आप 3 का ही भाग दे सकते हो और किसी का नहीं जा सकता टेबल। ठीक है ना, 7 है, 7 में किसी का नहीं जा सकता, 13 है, 13 में किसी का नहीं जा सकता। तो ऐसे करके आपको नंबर निकालने हैं, तो बच्चों कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक एल्गोरिदम हो, एक प्लान हो कि हाँ भाई एन एक नंबर है और उसमें कितना जोड़ने पे एक ऐसा नंबर आ रहा है एन प्लस कि वो प्राइम है। तो ऐसे करके कोई एल्गोरिदम उन्हें आप समझाओगे और उस एल्गोरिदम के हिसाब से टोटल नंबर वो फटाफट बता देंगे। इस मेथड में, क्योंकि आगमन मेथड है मतलब एकदम प्रॉपर, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है, तो इसके अंदर हम बच्चों को प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए कहते हैं। ऐसा एक तरीके से प्रोजेक्ट ही हुआ ना, हम आपको जैसे प्रोग्रामिंग में ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि 0 से 100 तक के प्राइम नंबर बताओ, तो इसी तरीके से हम उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कह रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं, कैलकुलेटर बनाओ, ये करो वो करो। तो ये है हमारा एग्जाम्पल इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इतना प्रोग्रामिंग में अच्छा मेथड काम आ सकता है। तो इसके अंदर देखो स्टूडेंट बहुत संलग्न रहता है। ठीक है, और उसके बाद वही अभी हमने देखा था ना, एनालिटिकल रिक्वायरमेंट हमें चाहिए इसके अंदर, और जनरलाइज करने के लिए, यानी जनरलाइज करके कंक्लूजन समझता है, पूरी बात को एक समझता है, वो सामान्यीकरण है। और ये शिक्षार्थियों के उच्च क्रम सोच कौशल के विकास में मदद करता है। शुरुआत में सीखना अधिक दिलचस्प होता है, ये भी हम देख चुके हैं, और बाद में थोड़ा धीरे धीरे हम उसकी स्टेज बढ़ाते हैं और वो धीरे धीरे बच्चा आगे
सीखता जाता है और जानता जाता है चीज को, तो वो अगली हार्ड चीज भी उसे आसान हो जाती है। और यही प्रोसेस हम जारी रखते हैं, जब हम अगली हार्ड चीज उसे बताते हैं तो हम वहां से शुरू करते हैं। तो ऐसे करके हम उसकी लेवल उसका बढ़ाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इसमें आवश्यकता अधिक समय की है, जैसे कि हम देख चुके हैं अभी, और कम विषय वस्तु को कवर हो पाती, क्योंकि आवश्यकता ज्यादा समय चाहिए इसमें, तो चीज कम कवर होगी, टॉपिक है ना। जो हम देख रहे हैं, टीचर नीड्स मच टाइम टू लीड स्टूडेंट्स टू द फॉर्मुलेशन। मतलब एक तरीके से एक निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए, एक एल्गोरिदम बनाने के लिए, एक फॉर्मूला बनाने के लिए। मैंने बच्चों को ये बोल दिया 0 से लेके 100 तक के तुम तो प्राइम नंबर बताओ मुझे प्रोग्रामिंग में। मैंने उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाई, मगर ये नहीं सिखाया मैंने उनको। और मैंने उन्हें बताया तो वो एक तरीके से उन्हें क्या बनानी है, एक एल्गोरिदम बनानी है, एक फॉर्मूला बनाना है उन्हें कि किस तरीके से मैं निकालूंगा इसे। तो इसलिए उसमें समय लगता है। और इसमें टीचर बहुत स्किल्ड होना चाहिए, जैसे कि प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि टीचर बहुत स्किल्ड होना चाहिए। जैसे मैथ्स है या ऐसे सब्जेक्ट है, प्रोग्रामिंग है, इनमें क्या होता है, बोलते हैं कि जब तक आप समझा नहीं सकते, समझ लो, तब तक आपको समझ नहीं आया। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको एससीएफ सिखा दिया और एससीएफ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते दूसरे स्टूडेंट को, तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ नहीं पाए। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए आप उसको आपने कर तो दिए 2-4 क्वेश्चन, पर आप समझ नहीं पाए। तो इसमें टीचर बहुत स्किल्ड होना चाहिए, जो बच्चों को इस लेवल पे ला पाए कि वो दूसरों को समझा सकें, इतना ज्यादा समझ जाए, इस लेवल पे उनको एकदम समझ में आ जाए चीजें। तो ये थोड़ी एक इसकी डिसएडवांटेज है, समय बहुत चाहिए है, समय लगता है एक फॉर्मुलेशन करने में, और टीचर स्किल्ड चाहिए बहुत ज्यादा, नॉर्मल टीचर से काम नहीं चलेगा। ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स, वही इसका मेन मोटो है, उद्देश्य है। तो ये है इंडक्टिव मेथड के। फिर उसके बाद अगला आ जाता है हमारा निगमन विधि, जो लास्ट हमारा मेथड है। उसके बाद डिडक्टिव मेथड यानी निर्गम। इंडक्टिव यानी आगमन है, निगमन विधि यानी हमारी डिडक्टिव मेथड। ये अमूर्त नियम, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम इसको, एब्स्ट्रैक्ट, जो है चीज पर दिखती नहीं है, ठीक है ना। तो सामान्यीकरण सिद्धांत से शुरू होता है और विशिष्ट उदाहरणों और ठोस विवरणों के साथ समाप्त होता है। इसमें उल्टा है निगमन विधि में, कि हम सिद्धांत पहले बताते हैं। प्रिंसिपल्स हम बनाने के लिए नहीं बोलते, प्रिंसिपल्स हम पहले बताते हैं कि ये फॉर्मूला है और उसके हिसाब से तुमने क्वेश्चंस करने, ठीक है। और उसके ठोस विवरण हमें बाद में मिलते हैं, उल्टा है, उसका ध्यान रख लेना बस, निगमन विधि आगमन का, ठीक है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि हमने फॉर्मूला पहले बना दिया, पहले हमने उनको प्रिंसिपल्स बता दिए और उसके बाद उनको हमने दिया टास्क, तो उसमें क्या समय थोड़ा कम लगता है, बहुत ज्यादा वाइडर स्कोप कवर हो जाता है। इसमें एक थोड़ा सा जो डीमेरिट है इसका, वो ये है कि इसमें निष्क्रिय होता है स्टूडेंट। उसमें क्या था ना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था, वो खुद अपने आप उसमें सामान्यकरण लाता था, यानी जनरलाइज करता था, फॉर्मुलेशन करता था, फॉर्मूला बनाता था। तो उसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट रहता था, इंडल्ज रहता था, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था। और इसमें क्या है कि हमने फॉर्मूला पैसे बता दिया और सामान्यकरण के उसका ज्यादा उसमें वो नहीं रहा, इन्वॉल्व नहीं रहा, तो इसलिए थोड़ा सा ये नीरस हो जाता है, ठीक है। नियम या सिद्धांत की व्याख्या के बाद ड्रिल अभ्यास करते हैं। वही वाली बात है कि हमने पहले फॉर्मूले, हमने प्रमेय या कुछ भी हमने फॉर्मूला उन्हें अच्छे से समझा दिया और फिर उसके बाद हमने उनको अभ्यास में लगा दिया। ये है वो निगमन विधि, सिंपली आप समझ लो एकदम। डिटेक्टिव मेथड की एग्जांपल क्या है, जैसे हमने कह दिया उनको, जैसे हमने क्या कर दिया, हमने उनको नियम बता दिया यार पहले। अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये हमने ये चीज हम बनवाते हैं स्टूडेंट से, है कि वो स्टूडेंट बना रहा है कि हाँ भाई कैसे निकालोगे एलसीएम, ठीक है। आपको दो नंबर है, एन है, N1 है, तो आप उनका एलसीएम कैसे निकाल रहे हो, उसका फॉर्मूला वो क्रिएट करता है। यहाँ पे क्या है, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला ही बता दिया उनको, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन। किसका, कॉमन और अनकॉमन प्राइम फैक्टर, दो नंबर है उनके प्राइम फैक्टर निकालना, मतलब ऐसे नंबर्स का, हमने ऐसे नंबर्स का उनमें फैक्टर करा, जैसे 2 से, 3 से, 5 से देते हैं ना अपन, एलसीएम में भाग देते हैं ना, तो वो 2, 3, 5 का यानी प्राइम फैक्टर हमने करे और उन फैक्टर में हमने प्रोडक्ट निकाला, वो हमारा एलसीएम है। तो हमने उनको समझा दिया, हमने उनको ही बता दिया फॉर्मूला कि एलसीएम ऐसे निकालना है, और फिर उसके बाद वो एलसीएम निकाल रहे हैं। ये है डिटेक्टिव मेथड। शिक्षक, और एक एग्जांपल है कि हम कैसे कराते हैं। शिक्षक भारत का नक्शा बता रहा है उनको, दिखा रहा है उनको, और उनके बाद कह रहा है कि भाई इसका अध्ययन करो, कि एकदम आगमन में वो कर रहा है कि पहले फॉर्मूला नहीं बता रहा है, पहले एक्सप्लेनेशन हो रही है पूरी, जैसे मैंने बताया था आपको, और फिर उसके बाद उसका सामान्यीकरण बच्चे कर रहे हैं, और इसमें उल्टा हो रहा है। एडवांटेज जो कि अभी उसमें आई गए कि विषय वस्तु मतलब बहुत सारा स्कोप बहुत है, ज्यादा हम कवर कर सकते हैं, और
बहुत सारे फॉर्मूले हमने समझा दिए होंगे, लो बेटा करो आराम से बैठ के। मतलब टीचर के ऊपर जोर नहीं आ रहा ना कि हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं और टीचर एक्सप्लेन। टीचर तो क्या फॉर्मूला समझा रहा है, उनको बता दिया बेटा और लगा दिया उनको लाइन पे नार पे, चलो बेटा चालू हो जाओ, दिन रात वो लगे पड़े हैं घर पे। तो इसमें ज्यादा चीजें कवर हो जाती हैं, 2-4 दिन में चैप्टर निपेट दिया। तो ये है। अब शिक्षक को सामान्यीकरण या निष्कर्ष के लिए शिक्षार्थियों से क्या प्रश्न पूछना है, इस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला शिक्षक को तो चिंता ही नहीं है इसमें वैसा निंगमन में। तो टीचर डू नॉट हैव टू वरी ऑन व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क फॉर लर्नर्स। फिर उसके बाद डिडक्टिव मेथड के जो डिसएडवांटेज क्या है, पाठ पहली बार में रसीन दिखाई देता है। क्यों? उसमें क्या होता था, पहले जहां से हम शुरुआत करते थे आगमन विधि में, जो बच्चे को आ रहा होता था पहले, इसलिए उसे वो अच्छा लगता था, उसे मजा आता था। और इसमें क्या होता है, पहले से ही उसे लगता है कि फॉर्मूला बताया है, मतलब कि हार्ड लग रहा है, अरे पहले से ये तो होगा ही नहीं यार, ये क्या है। जैसे कि अभी एलसीएम वाला एग्जांपल दिया था ना कि हाँ, वो सोचेगा कि अरे यार भाई ये क्या है कि हाँ भाई कौन से मैं कौन फैक्टर निकालूं, है ना, और फिर उसके बाद उनका मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, कैसे निकालूं, तो मतलब उसमें वो रशीन लगता है उसे। लेस इन्वॉल्वमेंट ऑन पार्ट ऑफ द लर्नर्स, लर्नर का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, वो खुद ही प्रैक्टिस करते हैं। सीखने वाले निष्कर्ष या सामान्यीकरण की पीढ़ी में भाग नहीं लेते, यानी फॉर्मुलेशन नहीं करते, फॉर्मूला नहीं बनाते, जनरलाइजेशन नहीं करते। जैसे कि फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए, जनरलाइजेशन मतलब हो गया जैसे कि इतिहास वाले सब्जेक्ट के लिए। वो ये नहीं निष्कर्ष निकालते कि हाँ भाई कि ये हुआ क्यों, इतनी गंदगी क्यों फैली है 300 सालों में, ठीक है, क्यों हमारे देश के इतने टुकड़े हुए, क्यों भारत हमारा आज मतलब बर्मा से ले अफगानिस्तान तक क्यों नहीं है, मतलब कि तक्षशिला बताओ जहाँ एकदम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या कई प्रदेश, और वहां तक सब कुछ फैला हुआ था, और फिर सिमट सिमट के ऐसा कैसे हो गया। ये फॉर्मुलेशन नहीं करना पड़ता है। जो भी हमने ड्रिल यानी हमने फॉर्मूला बता दिया, अभ्यास करा दिया, नियम बता दिए, सब कुछ, उसके बाद शिक्षार्थियों की भागीदारी आती है, उनका इन्वॉल्वमेंट उसके बाद है, एक्सरसाइज करो आराम से। ये नॉर्मल हमने छोटे मोटे रूल्स लिखे हुए, इन्हीं के डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड ज्यादा आता है एग्जाम में। डायरेक्ट मेथड थोड़ा कम पूछा जाता है कई बार, तो उसका छोटी सी बातें लिख दी हैं, जैसे मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। जो डिडक्टिव मेथड है यानी मतलब हमारा निर्गम है, और वेरिफिकेशन का मेथड है, इंस्ट्रक्शंस इसमें मेथड में दिए जाते हैं, मेथड में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, फॉर्मूला पहले बताया था। इट डज नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज, क्योंकि उसमें पहले से बता दिया, फॉर्मूला बताया जाता है और उनको एक्सप्लेन करना होता है, तो उसमें कोई नई नॉलेज नहीं दी जाती। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करा अभी इतिहास में, इतिहास का, तो ऐसे ही कोई प्रोग्रामिंग का होगा तो उसको एक्सप्लेन नहीं करा जाए, क्विक प्रोसेस है, फास्ट हो जाता है, फॉर्मूला बता दिया करो बेटा बैठ के। स्टूडेंट गेट्स रेडीमेड नॉलेज, एकदम रेडीमेड नॉलेज, उनको फॉर्मूला दे दिया है और वो आराम से उसको कर रहे हैं। लेस स्कोप है, एक्टिविटी का स्कोप नहीं है, इट इज डाउनवर्ड प्रोसेस, मतलब उनकी बुद्धि का स्तर बढ़ाने के लिए नहीं है, ये डाउनवर्ड है, उनका नीचे कर रहा है। इंडक्टिव मेथड है एकदम आगमन, मेथड ऑफ डिस्कवरी, पूरा डिस्कवर करके सोचो भाई, सोचो। आप अगर प्रोग्रामिंग का कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हाँ मैं कैसे किस तरीके की एल्गोरिदम बनाऊं और कैसे सॉल्व करूं। इतिहास का पढ़ रहे हो तो आप सोचोगे, डिस्कवरी करोगे, आप हो सकता है पीएचडी करो उसमें भविष्य में, आप उस पे शोध करो कि यार क्यों ऐसा, क्यों, तो उसके ऊपर आप समझोगे बातों को। टीचिंग का मेथड है और गिव्स न्यू नॉलेज देता है, प्रोसेस थोड़ा स्लो है, स्टूडेंट गेट्स एकदम फर्स्ट हैंड और एकदम फ्रेश इंफॉर्मेशन देता है, टीचर उसको उसको एक्सप्लेन करता है क्योंकि, और एक्टिविटी फुल इन्वॉल्व है, और अपवर्ड प्रोसेस है क्योंकि बुद्धि का उसमें लेवल बढ़ाया जाता है, हायर प्रोसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा टेक्निक जो लास्ट हमारा बचा हुआ है, हमने पहले अप्रोच देखी और उस अप्रोच में हम कौन से मेथड्स का प्रयोग करेंगे वो देखा, और टेक्निक कार्यान्वयन यानी मतलब किस टेक्निक से हम कर रहे हैं वहां पे, हम वहां पे क्या कर रहे हो, आप रोल प्ले करा रहे हो, आप उनको क्यूज खिलवा रहे हो, आप उनको गेम प्ले करा रहे हो, किस तकनीकी से आप वो यूज कर रहे हो मेथड। ये पूरी एक तरीके से एक ट्रिक है, किस ट्रिक से आप वहां पे समझा रहे हो चीजों को, वो है टेक्निक, आप कौन सी टेक्निक अपनाते हो। आप एकदम कंस्ट्रक्टिविस्ट आप अप्रोच अपना रहे हो कि हाँ अब मैं कैसे करवाऊं, अब मैं चलो इनको एक काम करता हूँ, इनको दो टीमों में बांट देता हूँ, है ना, भारत या विदेशी आक्रमणकारी, और उनकी सोच क्या है उनकी बहस करवाता हूँ, ये वो मतलब ऐसे करके आप अपना अप्लाई कर सकते हो दिमाग उसमें, नई नई टेक्निक लगा के किस तरीके से हम वहां पे करें, गाइडलाइंस है, रूल्स है, वो टेक्निक है, एक रणनीति के जैसे है। टेक्निक यानी एक तरीके की रणनीति हो गई।
एक स्किल्ड तरीके से हम पूरा करने के लिए, मतलब एक पूरी प्रक्रिया है, एक स्किल्ड प्रक्रिया है उसको पूरा करने की, उसको टेक्निक बोलते हैं। वही हुई ना कि आपकी क्या टेक्नोलॉजी अपना रहे हो, है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी अपना रहे हो। आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो कौन सी टेक्नोलॉजी बना रहे हो, डॉट नेट पे बना रहे हो, पीएचपी पे बना रहे हो, जावा पे बना रहे हो। तो वो एक टेक्नोलॉजी वाली बात हो गई कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी अपना रहे हो। तो टेक्नोलॉजी एकदम पूरी पूर्वानुमान, यह पूर्वानुमान योग्य घटनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। मतलब जो पूरी पुरानी जो घटनाएं थी या जो भी था उनको उपयोग करके हम उनको नई तकनीकी समझा रहे हैं। फिर उसके बाद टेक्निक में एक चीजें देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो माइंड मैपिंग है और ब्रेन ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना। तो माइंड मैपिंग देखो, आप समग्र तरीके से सामग्री तैयार करने के लिए दिशा निर्देश लागू करते हैं। एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति के काम करने की स्थिति में, समूह के काम में, शिक्षक द्वारा किसी चीज के प्रदर्शन के साधन के रूप में किया जा सकता है। माइंड मैपिंग यानी बच्चों को एक तरीके से माइंड कि आप वहां पे गेम खिला रहे हो, एक तरीके से आपने ग्रुप बना दिए, आपने एक तरीके से गेम खिलवा रहे हो, रोल रोल प्ले करवा रहे हो, आप वो चीजें करवा रहे हो, वो हमारी माइंड मैपिंग है। फिर उसके बाद हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, एक तरीके से एक समूह पर केंद्रित बातचीत विधि है। बुद्धिशीलता तकनीक एक रचनात्मक और निर्जन तरीके से विचारों या जानकारी एकत्र करने की एक तरीका बताती है। इट इज ए ग्रुप सेंटर्ड है इंटरेक्शन मेथड, एक तरीके से क्विज टाइप का ग्रुप डिस्कशन, डिबेट। डिबेट में नई नई चीजें निकल के आती है ना, दिमाग खुलता है, आदमी कुछ नई बात बोलता है। बोलते हैं ना, जैसे मान लो आपको दहेज के बारे में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो बोला एक पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो जो पॉजिटिव बोलेंगे वो सोचो क्या बोलेंगे, है ना। तो वो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएंगी। वो कुछ बोलेंगे कि हाँ भाई, कि जब अगर लड़कियों को प्रॉपर्टी के आप राइट्स क्यों नहीं दे रहे हो भाई। आपकी बच्चा, आपका लड़का पैदा हुआ, आपकी लड़की पैदा हुई, है ना। तो आपने क्या करा, लड़की को तो सब कुछ दे दिया, आप उसको मरने तक दोगे, है ना। और लड़की को आपने एक दिन शादी की, उसका एक दिन उसी दिन आपने उसको थोड़ा गिफ्ट दे दिया और थोड़ा पैसा दे के और खत्म खेल। और बाद में 100-100 रुपए दक्षिणा दे रहे हो जब भी वो आ रही है। तो ऐसे थोड़ी होता है यार। मतलब आप अपने बच्चे को बराबर समझोगे ना, उस बारे में तो वो समझाएगा, तो यही बातें बताएगा कि भैया सही तरीके से करो ना। आप प्रॉपर्टी का राइट्स दो, लड़के के समान समझो ना लड़की को। माँ बाप आपने देखे होंगे, कई ऐसे होते हैं, आप उनसे पूछोगे कि आपके बच्चे कितने हैं, तो वो 2 लड़के 3 लड़कियां होंगी, तो वो ऐसे बोलेंगे आपके बच्चे कितने हैं, 2। वो काउंट नहीं करेंगे, वो सोचेंगे 3 लड़कियां, ये तो 10 साल बाद चली जाएंगी दूसरे घर। यहाँ से समस्या चालू हो रही है सारी। जिस दिन वो बाप समझने लग जाएगा कि हाँ ये लड़कियां और लड़के समान है, इनका प्रॉपर्टी राइट है, वो प्रॉपर्टी राइट ना होने के कारण ही तो उन्हें नहीं समझ रहा है अपना। जब उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ अरे भाई ये तो रहे, कहीं लड़का भी तो बाहर रहता है ना, जॉब चला जाता है, कहीं दूसरी जगह चला जाता है, दूसरे शहर चला जाता है, बहू को लेकर चल जाता है, वो सेपरेट हो जाती है, तो क्या वो राइट नहीं लेता पूरा प्रॉपर्टी का। एक एक दाना लेता है, एक एक थाली बटती है भाइयों में, लड़ाइयां होती है, युद्ध होते हैं, और लड़की उसको कुछ नहीं मिलना भैया। इसीलिए वो परेशान रहती है, डायलॉग सुनती है वहां पे। क्यों सुनती है, क्योंकि उसे पता है मेरे पास कोई राइट नहीं है। पैदा होते ही लड़के को एक राइट मिलता है, प्रॉपर्टी का राइट। वो 10 बीघा जमीन 20 बीघा जमीन का मालिक होता है जिस दिन पैदा हुआ। और लड़की, क्यों भैया ऐसा क्यों। फिर बोलते हो दहेज, दहेज दहेज। मतलब दहेज तो पैदा किया है लड़कों के, मतलब लड़की के बापों ने। मेरे हिसाब से तो यही है कि हाँ भाई उन्होंने एक पैदा की हुई चीज है कि हाँ लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट ना दिया जाए, तो ये एक जनरेट कर दी चीज। नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो लड़के के बाप हैं जो बोलेंगे वो मांगते हैं सारे और सॉरी, वो मांगते और हैं। लॉजिक्स होना चाहिए ना उसमें कि भाई आप अपनी लड़की को अपने राइट्स दो। हमें कुछ, किसी को कुछ नहीं, लड़के को मांगने का अधिकार नहीं है बिल्कुल कभी भी, मगर लड़की का राइट्स तो आवश्यक है ना। तो वहां सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी जिस दिन ये होने लग गया। तो ऐसी चीजें वहां पे रचनात्मक तरीके से एकत्रित करे जाएंगे विचार। ठीक है। तो टेक्निक के एग्जांपल्स और देख लो आप। क्लासरूम अगर मतलब वो हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, शोर शराबा कर रहे हैं बच्चे, बदतमीजियां कर रहे हैं क्लास में बैठ के, तो क्या टीचर क्या करता है भाई, साइलेंट रीडिंग करोगे, चलो अपनी सब बुक निकाल लो, मुंह में से आवाज नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ आइडिया निकालता है, एक टेक्निक निकालता है ना कि हाँ, कुछ ऐसा कहता है कि हाँ भाई चलो एक ग्रुप बना दिया, 2 ग्रुप बना दिए मैंने, और 10 बच्चों के, 10 बच्चों के, और जो डिबेट में जीतेगा, वो 20 बच्चे पूरे हैं दोनों ग्रुपों के, पैसे इकट्ठे करेंगे 10-10 रुपए, जो ग्रुप जीतेगा उसे मिलेगा, तो उसे प्राइज मिल गया। ठीक है। तो ऐसे करके उनको कोई रिवॉर्ड देने का सोच लो। और फिजिकल एक्टिविटी उनसे करवाओ, कोई डाइवर्ट, उनका माइंड अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई शारीरिक गतिविधि, चलो ठीक है। ऐसे कर लो, मतलब कि बाहर जाके रनिंग करवा दी, कुछ और कोई अच्छी सी एक्टिविटी करवा दी उनको।
तो ऐसी टेक्निक्स मतलब ऐसी ये टेक्निक होती है ना कि अरे यार वो टीचर देखो कितना मस्त है यार, वो बच्चे को 2 मिनट में शांत कर देता है। तो वो क्या अपना रहा है? टेक्निक अपना रहा है। तो बहुत सारी टेक्निक हो सकती हैं, कोई भी अपना गेम्स हैं, रोल प्ले हैं, डिबेट है, सारी ऐसी सारी बहुत सारी टेक्निक है। ये हमने सारा समझा कि हमारा ये सब कुछ टीचिंग के मेथड, अप्रोच और हमारी टेक्निक्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा? तो जरूर बताना, आप लाइक करना, डिसलाइक करना, जैसा आपको लगा हो। और कमेंट जरूर डालना जैसा जैसा भी लगा हो, ठीक है ना? आप मुझे पता तो लगेगा, मैं कमेंट की रिप्लाई भी देता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस का पता लगता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।